नेशनल मूवमेंट की कौन सा पीरियड है ये? नेशनल मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये चलेगा क्योंकि बेटे इससे ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे मार्क्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का है, और ये फर्स्ट फेज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट ऑफ फर्स्ट पेज, फर्स्ट फेज। ठीक है, ये फर्स्ट फेज जो जो टाइम पीरियड है वो 1885 से लेकर 907 तक है, 1907। ठीक है, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे डेवलप हुई है, व्हाट वाज द फैक्टर बिहाइंड द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कौन कौन से फैक्टर है, उस चीज के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट लिया गया नेक्स्ट आईएएस के वेबसाइट से। ठीक है, उनके बुक भी है, तो वहीं से लिया गया ये, तो बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड आता है नेशन। नेशन का डेफिनेशन क्या होता है? तो यहाँ लिखा हुआ, नेशन इज ए इमेजिन कम्युनिटी हेल्ड टुगेदर बाय कलेक्टिव बिलीफ्स, एस्पिरेशन एंड इमेजिनेशन ऑफ इट्स मेंबर। मतलब नेशन मीन्स राष्ट्र। तो राष्ट्र एक क्या है? एक कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल की एक थॉट्स है, एक कलेक्टिव बिलीफ है, एक कलेक्टिव आइडियोलॉजी है, एक कलेक्टिव एस्पायरेशन है। मतलब एक ही आइडियोलॉजी से, मतलब बहुत ग्रुप ऑफ पीपल, उनका एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, जैसे हम लोग मतलब क्या है, हिंदू हैं, सॉरी हिंदू नहीं है, इंडियंस हैं। इंडियंस का क्या आइडियोलॉजी है कि अपने देश के लिए मर मिटेंगे। अगर ब्रिटिश शासन काल में देखेंगे तो ब्रिटिश से आजादी के लिए हम लोग बहुत से लड़ाई लड़े हैं। ये थॉट है, क्या थॉट है, एस्पिरेशन। हम लोग ऐसा आंदोलन क्रांतिकारी उभरते हैं, तो हम लोग करेंगे ना कि ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करेंगे, विद्रोह करेंगे। ये क्या है? ये आइडियोलॉजी है ना। तो इसी को नेशन कहा गया है। क्या कहा गया? नेशन। मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल का एक थॉट, एक आइडियोलॉजी, दैट नॉन एज नेशन। जापानीज पीपल की जो एक आइडियोलॉजी होती है, तो उसको जापानीज नेशन कहते हैं। इंडिया नेशन के लिए इंडियन की थॉट की एक आइडियोलॉजी को इंडियन नेशन कहते हैं। अब नेशनलिज्म की बात क्या है? ये होता है राष्ट्र, और ये होता है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी मतलब हम लोग, एक कॉमन पीपल। इंडिया में नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन नेशन में आइडियोलॉजी सेम रहती है। नेशनलिज्म में कैसे? क्योंकि इंडियन से बहुत सारे पीपल्स हैं जो अपने भारत के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, गर्व करते हैं कि मैं भारत से हूँ, प्राइड से आइडेंटिटी। लेकिन कुछ लोग होते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, जो अलग अलग विचारधारा देते हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। राष्ट्रवादी वही हो सकता है जो अपनी आइडेंटिटी पर गर्व करे कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। उनकी एक कलेक्टिव बिलीफ्स होनी चाहिए, एस्पिरेशन होनी चाहिए, इमेजिनेशन। वो सपना सोचते हैं कि हमारा भारत ऐसा होना चाहिए, भारत डेमोक्रेसी है। इसको नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रवाद। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉन्सियसनेस होनी चाहिए, चेतना में, मन में ये समाना चाहिए, इस पर वर्क करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बोल दिए। तो नेशन तो डिफिनेशन है, नेशनलिज्म असली वर्क करता है कि हम नेशन अपने राष्ट्रवाद प्रेमी करते हैं कि नहीं, राष्ट्रवाद के लिए कार्य कर रहे हैं कि नहीं, तो है। तो नेशनलिज्म में ये डिफरेंस है। नेशन मतलब सेम आइडियोलॉजी के पीपल, और नेशनलिज्म मतलब प्रैक्टिस करना है, कॉन्शियसनेस, प्रैक्टिस करना, वर्क करना है नेशन के लिए, अपने भारत पर गर्व करना है कि मैं भारत देश में पैदा हुआ हूँ, भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में ट्रूथफुलनेस सॉरी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अनटचेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे चीज पर राइट है, राइट टू फ्रीडम है, तो ऐसे नेशनलिज्म है। अब बात करता हूँ कि कॉजेज दैट हेल्प द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म को डेवलप करने में कौन कौन सी फैक्टर निभाया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कौन कौन से फैक्टर वो देखूंगा। अब कहते हैं कि राष्ट्रवाद मतलब कि प्रेमी जिसको कहते हैं, राष्ट्र प्रेम, मतलब उनके लिए हम कोई भी मतलब कुछ हद तक गुजर जाएंगे। जैसे अपने एक पिता के लिए करते हैं ना, कि पिता के लिए कुछ भी कर लेंगे, गुरु के लिए भी कुछ भी कर जाएंगे। तो अपने बिल से बड़ा होता है, अपने डिजायर से बड़ा होता है, एक नेक्स्ट स्टेप है, उसको नेशनलिज्म कहते हैं। तो देखा जाएगा कि नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ है, और ये नेशनलिज्म कब डेवलप हुआ? ब्रिटिश के शासनकाल में, जब कॉलोनी एक्सप्लोटेशन कर रहे थे उन लोग। ब्रिटिश नेचर का जो रूल्स था वो एक्सप्लोटेशन के लायक था। तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, जब भारत जब शासन कर रहा था ना, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स अप्लाई किए थे वो। और जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स जो अप्लाई किए थे, उसमें इंडिया को बहुत फायदा हुआ था। क्या हुआ कि जब रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किया ना, तो लोगों को यूनाइट किया जाने लगा, उनका फायदा हम लोग लेने लगे। जैसे कि पीपल यूनाइट होने लगे, पीपल जाने लगे उनके एक्सप्लोटेशन के बारे में। तो जो भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक स्पिरिट, मतलब एक विचारधारा को क्रिएट किया कि वननेस, हम लोग एक साथ आ जाएं ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, स्पिरिट ऑफ वननेस का उन्होंने बात रखा है। क्यों ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था। अच्छी बात। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग यूनाइट हुए ब्रिटिश के खिलाफ। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो डेवलप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क को बिछाया, अपने फायदे के लिए बिछाए थे। मतलब आर्म्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, आर्मी को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, उसका फायदा हम लोग भी लिए। क्या कि जब भी हम लोग का रिवॉल्ट वॉल्ट होता था, जब ये स्ट्राइक करना है, प्रोटेस्ट करना है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से इजी वे में आ सके। इजी वे पहले यही होता था, कम्युनिकेशन गैप रहता था। ये कम्युनिकेशन गैप यहाँ यहाँ क्या हुआ, ब्रेक हुआ। सॉरी, कम्युनिकेशन जो गैप था वो ब्रेक हुआ। तो इजिली पे फास्टर मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन हुआ। तो जो आइसोलेशन था, जो एक राज्य के लोग एक ही राज्य में प्रोटेस्ट करते थे, दूसरे जगह नहीं आ पाते थे, तो ब्रेक हुआ, आइसोलेशन ब्रेकिंग डाउन। और ये दैट द बेस्ट मेथड है कि लोगों को यूनाइट किया जाने लगा, प्रोटेस्ट इजी वे में हम लोग कर पाए, भारतीय लोग ब्रिटिश के खिलाफ। थर्ड पॉइंट आता है वेस्टर्न एजुकेशन के बाद, वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में। जब सरकारें आई तो उन्होंने, कौन सा, ब्रिटिश सरकार की बात कर रहा हूँ, जब ब्रिटिश सरकार आए थे एजुकेशन एस्टेब्लिश की उन्होंने। जब एजुकेशन एस्टेब्लिश किया तो उस एजुकेशन का लाभ हम लोग भी उठाएं, हम लोग भी पढ़ें। इसलिए पढ़ें ताकि अवेयर होकर जान सकें कि कॉलोनी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ब्रिटिश का नेचर क्या है, इस चीज के बारे में अंडरस्टैंड कर सके। और बहुत सारे लीडर्स पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें और ब्रिटिश के नेचर को समझ सके। तो कहा जाता है ना कि अगर किसी पर्सन की किसी पर्सन को हराना है ना, किसी अदर पर्सन को हराना है, तो उसकी लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। या दूसरे कंट्री में रूल करने जाना है तो कि उसके बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए, तो उनकी लैंग्वेज को हम लोग पढ़कर उनकी नेचर को हम लोग समझ सके। तो ब्रिटिश रूल का जो नेचर था वो एक्सप्लोटेटिव नेचर था, हमेशा शोषण करते थे, पीजेंट्स को दबाते थे, टैक्स को लेकर हाईली टैक्स लगा देते हैं, एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। मॉडर्न प्रेस आया तो हम लोग जैसे जैसे अवेयर हो गए, नॉलेज आने लगा, तो हम लोग लोकल लैंग्वेज में, वर्नाकुलर मतलब होता है न्यूज़पेपर, लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर को पब्लिश करने लगे। तीनों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ भी बनाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस प्रेस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि बोला गया था कि लोकल लैंग्वेज में आप न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं कर सकते हो, इंडियंस को बोला गया था। फिर हम लोग विद्रोह किए थे, क्यों नहीं पब्लिक कर सकते हैं? अगर लोकल लैंग्वेज पब्लिश करेंगे तभी तो लोकल पीपल हम समझ सकेंगे हमारी बातों को, तभी तो वो ब्रिटिश के खिलाफ जा सकेंगे, तभी ब्रिटिश के नेचर को समझ सकेंगे। क्योंकि कॉमन कॉमन पीपल वो समझ नहीं पा रहे थे ब्रिटिश के दमनकारी नीतियों को। तो ब्रिटिश रूल को एक्सपोज करना था।
न्यू आइडिया पॉपुलराइज हुआ धीरे धीरे मॉडर्न प्रेस आने से, और कंटेम्पररी मूवमेंट का इन्फ्लुएंस भी पड़ा है। विदेशों में तरह तरह के मूवमेंट चल रहे थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था तो उधर भी क्रांति हो रही थी। उस क्रांति को जब पेपर ऊपर आ रहा था तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा गया कि इक्वलिटी का आइडिया स्प्रेड हो रही है, फेटर्निटी आ रहा है, भाईचारा, जस्टिस आ रहा है। तो हम लोग भी इसकी बात करने लगे कि भाई हम लोग ब्रिटिश से हम लोग भी करने लगे कि हम लोग को भी इक्वलिटी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए इक्वलिटी? आप मतलब कि राजा की तरह बिहेव करोगे, हम लोग मतलब गरीब की तरह। हमें भाईचारा होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इक्वल जस्टिस होनी चाहिए। कहते कि इंडियंस आर डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द क्लब, ऐसा थोड़ी होता है। तो क्रांतिकारी करने लगे थे, रीडिस्कवरी ऑफ द पास्ट। और हम लोग इंडियंस एजुकेटेड होने लगे ना, तो कल्चर फिलोसफी से कनेक्ट करते गए कि हमारा कल्चर देखे, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे कल्चर से पीपल को यूनाइट करने लगे। ऐसे नेशनलिज्म की भावना को डेवलप किया उन्होंने, एक न्यू सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस को डेवलप किया सारे पीपल्स में, ताकि पीपल्स यूनाइट हो सके। मेन मुद्दा यही था यूनिफिकेशन का, कि जब लोगों को आप यूनिफाई कर दोगे ना, तो आपका एक कलेक्टिव फर्म्स बन जाता है, ग्रुप, तगड़ा वाला ग्रुप। आप विद्रोह कर सकते हो, बिना ग्रुप का विद्रोह कर ही नहीं सकते। समझे? थर्ड 8 पॉइंट आता है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात करता हूं मैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, तो ये भी रिफॉर्म मूवमेंट के कारण इसलिए डेवलप हुआ। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, इन्होंने सोशल को जागरूकता करवाई, जो भी बुराइयां थी सोशल में, समाज में, उसको दूर किए। जैसे पीपल और यूनाइट हुए, इनकरेज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्म की बात करें। ईस्ट इंडिया पॉलिसी की बात करते हैं तो एक्सप्लोटेशन पॉलिसी था, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी था, उसको देखकर असंतुष्ट जनक माहौल बन गया था। 10th पॉइंट की बात करें तो इल्बिट बिल कंट्रोवर्सी हो गए थे। इल्बिट बिल में क्या था कि कोई भी हिंदू अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो उसको हिंदू को प्रॉपर्टी मिलेगी और इजिली वे में वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसा कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब ब्रिटिश आया था तो उन लोग तो चाह ही रहा था कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन हमारे रिवॉल्यूशनरी जो लीडर्स थे उन्होंने रोका इस सब चीज को, इनको अपोज किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीजेंट मूवमेंट भी हुआ, इंडिगो रिवॉल्ट हुआ, डेक्कन राइट्स फैले साउथ में, और अदर मूवमेंट हुए जैसे पीपल और यूनाइट हुए। ट्राइबल मूवमेंट को भी देखेंगे तो ट्राइबल अपराइजिंग, प्रोटेस्ट अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ट्राइबल में भी रिवॉल्ट हुआ फॉरेस्ट पॉलिसी को लेकर, तो पीपल और यूनाइट हुए। तो इस जो 12 पॉइंट की जो मैंने बताया, ये ऐसी विचारधारा थी, ऐसी लड़ाई थी जिससे पीपल को यूनाइट किया। समझे? तभी ये नेशनलिज्म डेवलप हुआ। राष्ट्रवाद की भावना डेवलप करना इतना आसान नहीं है, एक दिन का खेल नहीं है, लॉन्ग पीरियड लगता है और बहुत से फैक्टर पॉइंट्स भी लगते हैं। एक दो फैक्टर, एक दो इंसिडेंट्स नहीं होता ये चीजें। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये तो ओवरऑल फैक्टर देख लिया आपने, समरी देख लिया आगे वाली चीजों का, ठीक है। धीरे धीरे जो हमारे लीडर्स थे, उस लीडर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ तरह तरह का एसोसिएशन बनाया इन्होंने, कि हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करेंगे, ब्रिटिश को यहाँ से भगाएंगे। तो उसमें हम जानते हैं कि मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट पीपल्स थे, लीडर्स थे। पहले तो सब एक ही थे, फिर आगे बताएंगे कि क्यों उन्होंने बढ़ गया गरम दल और नरम दल के बाद। तो अभी एसोसिएशन की बात करते हैं तो इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता ने ये किया था, फिरोज शाह मेहता। मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी लॉन्च हुआ। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नौरोजी ने लॉन्च किया। तो तरह तरह के एसोसिएशन बन रहे थे, सभा बन रहे थे एक्सपोज करने के लिए। किसको एक्सपोज करना है? ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल को, ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेशन नेचर को। समझे? वाइसरे एंड अब कुछ इसमें वाइसरे हैं, मतलब वाइसरे अपॉइंट होते हैं
तो उस वाइसरॉय का देख लेंगे कि एक से उन्होंने क्या क्या किया है। तो लॉर्ड कैनिंग 1858 1862 के बीच में फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी को विड्रॉ किया, बंद करवाएं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी पता है आपको क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी कहने का मतलब कि जिस राजा का बेटा नहीं है उसका जो भी मतलब कि शासन है, जो भी उसका साम्राज्य है, वो ब्रिटिश का अधीन हो जाएगा। समझे? तो बहुत सारा जितना भी है, बहुत सारा इसके लगभग 4-5 स्टेट जो थे वो ब्रिटिश के अंदर चला गया। रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन्हीं के अंतर्गत हुआ था। लॉर्ड लॉरेंस की बात करें तो हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ। लॉर्ड मायो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किए। ऑर्गेनाइज स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया किए। लॉर्ड ल्यूटो ने प्रेस एक्ट पास किया था, आर्म्स एक्ट पास किया था। कि आर्म्स एक्ट मतलब कि हथियार रखने मतलब कि इंडियन हथियार रखेगा तो उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, यूरोपियंस के लिए कोई लाइसेंस नहीं था। ये भी भेदभाव की भावना थी। लॉर्ड डिपो ने एल्बिट बिल को लॉन्च किया। एल्बिट बिल कंट्रोवर्सी मैंने बताया था, क्रिश्चियन वाला। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेजर्स, वर्कुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया गया वापस से, मतलब फिर इसको बंद किया गया। लॉर्ड डफरिन, अब यहीं से होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन, यहां से होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट। कि आज हम लोग देखते हैं ना कि कांग्रेस जो पार्टी है इसी की मतलब पार्ट है, यही है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जानेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे गठन हुआ, इसके पीछे कौन कौन थे, फैक्टर निभाए। तो ये मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।